इसके बाद है जी आईओ सब सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम की बात हो रही है। वन पर्पज ऑफ ओएस इज़ टू हाइड पिकुलरिटीज़ ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र। अच्छा जी, पिकुलरिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी स्टेट होती है जो कि हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ओएस का पहला काम क्या है? ऐसी स्टेट या ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी जो कि हम जो है यूज़र को नहीं दिखाना चाहते, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको हाइड करेगा यूज़र से। आईओ सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग, स्टोरिंग डाटा टेम्परेरीली वाइल इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। ये बफरिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बफरिंग क्या होती है। जब डाटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव किया जाता है तो उस दौरान डाटा को जो है वो टेम्परेरीली सेव किया जाता है। अब यही डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद कैशे का कॉन्सेप्ट है स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ डाटा इन फास्टर स्टोरेज फॉर परफॉर्मेंस। ये इसकी डेफिनेशन है कि डाटा सीपीयू को जब कैशे से मिल जाएगा तो ये फास्टर रिस्पांस के लिए या स्पीडली वर्कआउट करने के लिए हमने अपने कंप्यूटर में कैशे को फिट किया। उसके बाद है जी स्पूलिंग। स्पूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? द ओवरलैपिंग ऑफ आउटपुट ऑफ वन जॉब विद इनपुट ऑफ अदर जॉब्स। इसके बाद है जी जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। लाइक जैसे अगर हम आजकल विंडोज़ करते हैं तो उसके बाद जो हमें डिफरेंट जो है वो रिसोर्सेज के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उनके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट वन जो आपके पास गोल है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के हवाले से। प्रोटेक्शन क्या होती है? प्रोटेक्शन का मतलब है जी एक ऐसा मैकेनिज़्म आप बनाओ कि जिसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी कंप्लीट प्रोटेक्शन की जा सके। आपको पता है आपने एक ऐसा आपकी कंप्यूटिंग की इन्वायरमेंट है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आ रही हैं, ठीक है जी। तो उन मल्टीपल रिक्वेस्ट में आपने रिसोर्सेज को तो मैनेज करना है ना, ताकि डेडलॉक जो है वो अकर ना हो। So any mechanism for controlling access of processes are users to resources defined by the OS। आप कौन एक्सेस करेगा और किस यूज़र को जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, ये आपका कौन डिसाइड करेगा? प्रोटेक्शन के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो ये सारा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिफेंस ऑफ ऑल द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है जी। कौन सिक्योरिटी डिफाइन करेगा? ओएस करेगा। ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वर्म्स, वायसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, ये आपके सारे अटैक्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। उसके बाद है जी सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स टू डिटरमिन हु कैन डू व्हाट। अच्छा जी, सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले डिस्टिंग्विश करेगा यूजर्स के दरमियान कि हु कैन डू व्हाट, कौन सा बंदा क्या करना चाहता है, ठीक है जी। उसके बाद है यूज़र आइडेंटिटीज़, जैसे हम यूज़र आईडी की बात करते हैं या सिक्योरिटी आईडी जो आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं, उसमें आपका नेम हो सकता है एंड एसोसिएटेड नंबर, ठीक है जी। वन पर यूज़र, एक यूज़र का सिर्फ एक ही सिक्योरिटी आईडी हो सकती है। उसके बाद है जी यूज़र आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स प्रोसेसेस ऑफ दैट यूज़र टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद है जी ग्रुप आइडेंटिफायर, जैसे हम ग्रुप आईडी की बात करते हैं, ठीक है जी। तो जब भी ग्रुप में डिफरेंट पीपल जो हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उस पूरे ग्रुप की एक ही आईडी होगी। अलाउ सेट ऑफ यूजर्स टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल मैनेज देन आल्सो एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। इसके बाद है जी प्रिविलेज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है बढ़ा दी जाए। प्रिविलेज का मतलब है जी इजाज़त देना। प्रिविलेज को एस्केलेट कर दिया है। अलाउज यूज़र टू चेंज टू इफेक्टिव आईडी विद मोर राइट्स। प्रिविलेज एस्केलेशन से मुराद ये है कि आपने यूज़र को ये राइट दे दिया है कि वो अपनी आईडी को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये स्लाइड आपकी ओवरऑल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के हवाले से थी। नेक्स्ट हैं जी आपके कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस सेमेस्टर में कोर्स ये पढ़ के आ चुके हैं, ये इतना मुझे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने ख़ुद भी एक दफ़ा देख लेना है। कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें मोस्टली 5 टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, जिसमें बाइनरी ट्री सर्च है, हैश मैप है, इसके अलावा जो है आपके पास लिंक्ड लिस्ट हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो 3 टाइप्स होती हैं, एक सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली है और सर्कुलर है। सिंगली में हम क्या डिस्कस करते हैं, 2 ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, एक डाटा का और दूसरे ब्लॉक में आपके पास
अगले ब्लॉक का रेफरेंस मौजूद होता है। ठीक है जी, अगर मैं डबली लिंक लिस्ट की बात करूँ तो इसके 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन डाटा का, ठीक है जी, सेकंड वन नल है, एंड थर्ड वन जो है उसके पास जो है वो रेफरेंस है नेक्स्ट ब्लॉक का। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो इसमें भी 2 ब्लॉक हैं, फर्स्ट में डाटा है और जो दूसरा है उसके पास जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक का जो है वो रेफरेंस मौजूद है। सर्कुलर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो आपका लास्ट एज होता है, जो लास्ट नोड होता है, उसके पास रेफरेंस मौजूद होता है फर्स्ट वन का। ठीक है जी, ये आपने मज़ीद आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ा है। वैसे तो मैंने डेफिनेशंस आपको बता दी हैं, लेकिन एक बार आपने ये कर्नल डाटा स्ट्रक्चर्स को लाजमी जो है वो देख लेना है। ये डाटा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल यूज़ करता है। ठीक है जी, इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है जी, एक आपके पास पेरेंट होता है और उसके 2 चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से फिर ये एक पेरेंट है और उसके 2 चाइल्ड्स हैं, और ये आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। ठीक है जी, इसमें 2 होती हैं, एक सर्च परफॉर्मेंस ओ का ऑर्डर n है और एक है जी ओ का ऑर्डर log n। सर्च परफॉर्मेंस ओ का ऑर्डर जो n है इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता वैल्यूज़ का, जबकि ओ log n में आपको वैल्यूज़ का पता होता है, जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आपका एक हैश फंक्शन है और एक आपके पास बिट मैप है। अगर मैं बात करूँ हैश फंक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि हैश फंक्शन में आपका जो एक हैश मैप क्रिएट कर लिया जाता है, जिसमें आपकी उस लोकेशन की जो है वो एक एड्रेस उसका सेव कर लिया जाता है। जो भी आपने वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो उस हैश मैप के थ्रू आप उसकी लोकेशन पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद है जी बिट मैप। बिट मैप में आप जो है ना हर वैल्यू को एक n बाइनरी डिजिट से स्टोर करवाते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, जिसको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन, अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स की बात करें तो हमारे पास स्टैंड अलोन जनरल पर्पस मशीन्स थी। ब्लड एज मोस्ट सिस्टम इंटरकनेक्ट विद अदर्स, लाइक इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते थे। पोर्टल्स डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है जी नेटवर्क कंप्यूटर्स, जैसे हम थिन क्लाइंट्स की बात करते हैं, लाइक वेब टर्मिनल्स, जैसे एक आप वेब से कनेक्टेड हो एज एन टर्मिनल, हम एक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लाइक मोबाइल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट थ्रू वायरलेस नेटवर्क्स। उसके बाद है जी नेटवर्किंग बिकम यूबिक्विटस का मतलब ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग है या आपकी जो इसको आप सिंपल जो है यूँ कह सकते हैं, even home systems use firewalls to protect home computers from the internal attacks। मतलब आपकी जो नेटवर्किंग है वो मोर से मोर पॉपुलर आजकल के दौर में अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग से ही हमारा सारा काम हो रहा है। ठीक है जी, और उसमें हम जो है फिर फायरवॉल्स लगाते हैं। फायरवॉल्स क्यों लगाते हैं? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, हम आपके इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक से बचने के लिए हम फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में। ठीक है जी, इसके बाद है कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। हम मोबाइल्स की बात करें, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इनको मोबाइल्स कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन दैम एंड आर ट्रेडिशनल लैपटॉप? सो एक्स्ट्रा फीचर्स अब इसमें क्या है मोबाइल में, अगर हम इसको कंपेयर करें एक लैपटॉप के साथ, तो मोर OS फीचर्स लाइक GPS या गिरोस्कोप्स हैं, अलाउज न्यू टाइप्स ऑफ एप्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, यूज़ IE8021 वायरलेस आर सेलुलर डाटा नेटवर्क फॉर कनेक्टिविटी। ये सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं एक मोबाइल की। लीडर्स आर एप्पल iOS एंड गूगल एंड्रॉयड। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो नेटवर्क के सब्जेक्ट में, लैन, मैन एंड पैन के बारे में, जिसमें आपको पता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब बच्चों को पता होगा। लैन, मैन ये तो हम जो है मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है जी, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फीचर्स बिटवीन सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क कम्युनिकेशन स्कीम अलाउ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेजेस। ज़ाहिर सी बात है ये हमारी नीड है, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन जब मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, आपस में कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना। ठीक है जी, इल्यूजन ऑफ अ सिंगल सिस्टम।
इल्यूजन का मतलब ये है कि आपका जो है इन्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, आपका सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आप यूज़र को ऐसे शो करेंगे कि जैसे ये एक सिंगल सिस्टम है। तो एक तरह से आप जो है यूज़र के सामने जो है एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो कि जो है आप ये एक सिंगल सिस्टम है, लेकिन आपने उसको इंटरनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं क्लाइंट सर्वर की बात करूं तो ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें एक जो है आपका सर्वर होता है, ठीक है जी, और डिफरेंट क्लाइंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं अगर आपका जो है नेटवर्किंग जो है वो एक लार्ज है, ठीक है जी, और डिफरेंट आपके पास क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे ये डायग्राम में शो किया गया है, सर्वर है, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें आपके डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं उस नेटवर्क के थ्रू, और सर्वर उनको रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद अगर हम पीयर टू पीयर की बात करें तो पीयर टू पीयर में आपको पता है कि इसमें कोई क्लाइंट सर्वर वाला हिसाब किताब नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपके टर्मिनल्स या आपके ये कंप्यूटर्स होते हैं ये इक्वल एक्सेस रखते हैं एक दूसरे के साथ, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये भी आपने एक दफ़ा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड लैन, मैन वैन, इनको भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, ये आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स में आजकल के हमारे दौर की सबसे जो बड़ी नीड है वो है जी विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये है जी आपके पास विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको 2 डायग्राम शो की गई हैं। जो पहली डायग्राम है वो है जी आपकी नॉन वर्चुअल मशीन, और आपकी जो बी वाली डायग्राम है वो है जी आपकी विजुअलाइजेशन, जिसको आप वर्चुअल मशीन भी कह रहे हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है, आपको फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें सिंपल नज़र आ रहा होगा कि आपके पास एक हार्डवेयर है, लाइक एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर जो है वो कर्नल इंस्टॉल है और उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें बी डायग्राम की, जिसको हम वर्चुअल मशीन भी कह रहे हैं, तो यहाँ पे अब विजुअलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ कि विजुअलाइजेशन क्या है। जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसे कहते हैं जी विजुअलाइजेशन। ठीक है जी। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। और हम जो विजुअलाइजेशन है वो एक वर्चुअल मशीन मैनेजर के थ्रू करते हैं। ये जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनमें मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रही हूँ, आपने वो पढ़ लेनी है। VMM एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो है हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। लाइक हमने यूनिक्स है वो इंस्टॉल करना है विंडोज़ के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, विंडो को इंस्टॉल करेंगे, देन द हेल्प ऑफ VMM वर्चुअल मशीन मैनेजर, इसकी मदद से हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो यूनिक्स को इंस्टॉल करेंगे या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अच्छा जी। अब होता ये है कि कभी कभार जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी विजुअलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक हम अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS की बात करें, आप सबको पता है, आप सब लोग यूज़ भी करते हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ स्टोरेज बाय नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का भी ये ख्याल होगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सिर्फ इसलिए कि हम स्टोरेज को बाय कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लें। आप क्लाउड में सिर्फ जो है वो स्टोरेज बाय नहीं कर सकते, आप नेटवर्किंग की स्पीड भी बाय कर सकते हो। ठीक है। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बाय कर सकते हो, आप कंप्यूटिंग बाय कर सकते हो, आप प्रोसेसिंग बाय कर सकते हो। इसमें डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक AWS, अज्योर है, अनिका है, ये जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है कि आपके पास ये जो मैंने आपको बता दिया है इसी को यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि एक आपके पास हार्डवेयर है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन मैनेजर है, जिसकी मदद से हमने 3 तरह की विजुअलाइजेशन की, VM1, VM2 एंड VM3। ठीक है जी। इनके ऊपर अब हम कर्नल इंस्टॉल करेंगे और कर्नल के ऊपर जो है वो आपके डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, और एक तरह से ये इसको हम कह रहे हैं जी विजुअलाइजेशन, जिसमें आप जो है एक ही हार्डवेयर के ऊपर 3 तरह के अकाउंट्स को जो है
रन कर सकते हो, 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें डिफरेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें मैंने आपको एक फेमस एग्जांपल दी अमेज़ॉन EC2 की, जो कि सिर्फ आपको स्टोरेज नहीं बल्कि आपकी नेटवर्किंग स्पीड जो है वो भी देता है, डिफरेंट एप्लीकेशन भी, कंप्यूटिंग भी, या आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग का हमें एडवांटेज क्या है, तो अगर मैं बात करूं, अगर फिज़िकली हम लोग हैं तो किसी भी चीज़ को स्केल अप करना या स्केल डाउन करना वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम इजीली जो है स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। ठीक है जी। लाइक इसकी अगर मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूँ, आज जो है वो मुझे 100 GB रिक्वायर है, कल को मुझे जो है उसको मैंने स्केल डाउन करना है, मुझे कल सिर्फ 20 GB की ज़रूरत है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इजीली फैसिलिटेट करेगा कि अब आप जो है वो 20 GB कर लो। ठीक है जी। उसके बाद एक और अगर मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की मिसाल दूं, तो मिसाल के तौर पर अब क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरऑल मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ अब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आज मैंने अपने घर में जो है वो 10,000 टेराबाइट की स्टोरेज जो है वो मेंटेन की है मैंने अपने घर में। ठीक है जी। और मैंने अपने क्लोनिंग में, जितने भी मेरे क्लोनिंग में लोग रहते हैं, मैंने उनको बोला कि आप अपने अपने नेम से मेरे पास आके जो 500 GB या 1000 GB जितना आप चाहते हो अपने नेम से आप बुक कर लो। ठीक है जी। आपकी स्टोरेज बन जाएगी। ठीक है जी। और मैं एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करूँगी कि आप अपने घर से इंटरनेट के थ्रू कुछ भी स्टोर करेंगे तो वो यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। मैंने उस पर पासवर्ड वगैरह, इंक्रिप्शन मेथड जितने भी हैं वो मैंने उसको सिक्योर कर दिया। ठीक है जी। अब जो भी आपका डाटा होगा आप घर बैठ के कंप्यूटर पे सेव करोगे थ्रू द इंटरनेट, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब कल को अगर आपकी हार्डवेयर जो है वो फेल भी होती है तो आपका जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा, आपको डाटा आपका मिलेगा बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है जी। इसके अलावा मैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में फैसिलिटीज़ की अगर आपको बात करूं, तो ऑनलाइन गेमिंग आजकल जो एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है जी। आपको एक हाई एंड कंप्यूटर नहीं चाहिए बल्कि आपको एक हाई एंड इंटरनेट चाहिए। ठीक है जी, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं। ठीक है जी। अगर मैं ऑनलाइन फ़ोटोशॉप की बात करूं तो हमें ऑनलाइन फ़ोटोशॉप की मदद से जो है हम इजीली उसके जितने भी चीज़ें उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। या ऑनलाइन हम अगर MS ऑफिस की बात करें, अगर आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल नहीं किया तो आप जो है वो इजीली उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हों, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट हो, जो भी सर्विसेज आपको मिलती हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां आपको एक जगह फिजिकली बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आप लैपटॉप से या टैबलेट से या आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी जगह से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से इनफ डिटेल हो चुकी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी मैंने बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक हम पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं और हाइब्रिड क्लाउड की बात करते हैं। अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूं तो इसमें ये होता है अवेलेबल थ्रू इंटरनेट टू एनी विलिंग टू पे, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है जी। और ये फ्री भी होते हैं। प्राइवेट क्लाउड, कुछ प्राइवेट क्लाउड भी ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, लाइक हम गूगल फ़ोटोज़ की बात करते हैं तो गूगल फ़ोटोज़ हमारे जो मोबाइल में ऐप है ये भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही जो है वो मिल रही है ना, तो ये फ्री है, इसके लिए हम पे नहीं करते। लेकिन अगर अब देखें गूगल फ़ोटोज़ हमें जो है वो 20 GB प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक कंपनी है उसके लिए 20 GB इनफ नहीं होगा, तो उसके लिए फिर वो क्या करेंगी, कंपनी अपने ओन यूज़ के लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ वो पे करेगी और वो अपनी स्टोरेज को बाय कर लेगी। ठीक है जी। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड है जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी जो हैं सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करता है, इसमें सबसे पहले हम SaaS की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें अगर मैं सबसे फेमस आपको एग्जांपल दूँ, ऑफिस 365 जो कि हमें लैपटॉप्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिले हैं, तो उसमें हम सब लोग यूज़ करते हैं ऑफिस 365, तो वो SaaS की एक बेस्ट एग्जांपल है। वन और मोर एप्लीकेशंस अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट, लाइक अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करें। उसके बाद है जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
पास जिसको कहते हैं, सर्विसेज स्टैक रेडी फॉर एप्लीकेशन यूज थ्रू द इंटरनेट। इसमें हम पूरे के पूरे स्टैक को जो है वो लेना चाहते हैं, जैसा कि एक डेटाबेस सर्वर को। इसके बाद है जी आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्वर्स आर स्टोरेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, लाइक इसमें हम स्टोरेज भी लेना चाहते हैं, इसमें हम बैकअप भी लेना चाहते हैं, तो फिर ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये इसकी एक डायग्राम यहाँ पे शो की गई है। इंटरनेट, आपको एक हाई एंड इंटरनेट चाहिए और यहाँ पे आपके डिफरेंट सर्वर्स हैं। विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसी में है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे स्टोरेज है, क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। ठीक है जी। ये आपकी कस्टमर रिक्वेस्ट यहाँ से जाएंगी और इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को सिक्योर बनाया गया है थ्रू द फायरवॉल्स। ठीक है जी। और ये एक लोड बैलेंसर के थ्रू आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो मल्टीपल जो हैं वो सर्वर्स के पास पहुंचा दी जाती हैं। इसके बाद है जी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है और ये आप सबको पता भी होगा ऑलरेडी। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जिनकी फ़िक्स फंक्शनैलिटी होती है। लाइक अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी सिर्फ जो है वो हमारे कमरे को ठंडा करने के लिए यूज़ होगा, वो माइक्रोवेव का या मशीन, किसी भी वॉशिंग मशीन का काम नहीं कर सकता। जो वॉशिंग मशीन है वो अपना काम करेगी, एसी अपना काम करेगा, माइक्रोवेव अपना काम करेगा। सो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम फिक्स फंक्शनैलिटी के लिए बनाते हैं, एक ही मशीन के लिए बनाते हैं, वो होते हैं जी एम्बेडेड सिस्टम्स। अब अगर मैं बात करूं रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो रियल टाइम में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें हम टाइम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब इसमें आगे दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स और एक आपके पास होते हैं जी जिसमें हम बात करते हैं हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स की। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है। अगर सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें तो ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें अगर टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई इतना हमें इशू नहीं होता, जैसे हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें। ठीक है जी। लेकिन हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें टाइम कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पॉइंट्स में भी आगे पीछे होता है तो हमें फिर जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे हम जो है, मैं अगर हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स की अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसमें जैसे हम एरोप्लेन की बात करते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर एरोप्लेन में पॉइंट्स का भी फ़र्क होगा टाइम में, तो आपको पता है कि पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है और जो आपको जानी नुकसान होगा वो अलग है और जो माली नुकसान होगा वो अलग से है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि अवेलेबल होते हैं हमारे लिए कि हम उनके कोड में अपडेशन या मॉडिफिकेशन या चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। एक होते हैं जी हमारे पास क्लोज्ड सोर्स, ये ऐसे सोर्स होते हैं जिनमें हम जो है वो इनके कोड में चेंज नहीं कर सकते। लाइक हम विंडोज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ के कोड में हम ना तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना ही हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइक एंड्रॉयड बाय गूगल, ओपन ऑफिस, VCL की बात करूं, फायरफॉक्स ब्राउज़र की बात करूं, इसकी सबसे अच्छी मिसाल आपके पास जो है वो यूनिक्स और लिनक्स हैं। इनके कोड में जो है हम इजीली अपडेशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आज का आपका लेक्चर था। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए वो आप ग्रुप में मुझसे जो है वो क्यूरीज पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।